हमारे साथ में मिस्टर देवेश है, जो कि थर्ड ऑफिसर है। इन्होंने एबी से थर्ड ऑफिसर बना। जीपी रेटिंग इन्होंने इंडिया से की। तो अब ये बताएंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस है, इन्होंने कहाँ से एबी स्टार्ट किया, अपना कितना करियर में सेल किया एज ए एबी, और सारे चीज़। और जो भी आपके डाउट्स है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। थैंक यू। मैंने करियर स्टार्ट किया 2006। मैंने अपनी जीपी करी साउदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज से 2006 जनवरी बैच, एंड माय फर्स्ट शिप वाज इन 2006 November. I joined as a OS. First ship 17 months, sign off in 2008. आप कितना साल एज ए ओएस में काम किया? As a OS मेरा 17 months 19 days एज अ OS पहला कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद 2008 में मैं प्रमोट हुआ एज ए AD। 2008 से लेके 2022 मैं एज ए AD काम किया। 2008 टू 2022 बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस। और 2023 में मैं एज अ थर्ड ऑफिसर प्रमोट हुआ, और फिर 2023 से अभी ये मेरा थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है एज अ थर्ड। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों से सभी से, जो जीपी रेटिंग करके और थर्ड ऑफिसर में एग्ज़ाम्स करके आप सेल करना चाहें तो एक लंबा प्रोसेस है, बट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अभी क्या हो रही है दिक्कतें लोगों को कि लोग डीएनएस या बीएससी में ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उनके 12th में 60% मार्क्स नहीं है। तो बिकॉज ऑफ डैट दे आर कमिंग टू जीपी रेटिंग। उनको मजबूरी में जीपी रेटिंग करना पड़ रहा है। वो बनना चाहते हैं ऑफिसर, बट उनके पास मार्क्स नहीं है, इसलिए वो जीपी रेटिंग करते हैं, और जीपी रेटिंग के थ्रू वो ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो अब आप बताएं इनको कि इंडिया में और यूके में, आपने किया है यूके से, मैंने यूके से किया। इन्होंने यूके से अपना सेकंड मेट किया है जीपी रेटिंग के बाद। तो हम लोग इनसे दोनों चीज़ें समझेंगे वन बाय वन। पहले हम लोग इनसे समझेंगे कि अगर हम जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनना चाहते हैं यूके में एग्ज़ाम देके, तो उसका क्या प्रोसेस है? अगर आप जीपी रेटिंग करके यूके से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बेसिकली सी टाइम चाहिए। वहाँ पे जैसे हमारे पास इंडिया में है कि अगर आपके पास 12th में 60% नहीं है तो आप जीपी रेटिंग कर सकते हो, आप डीएनएस नहीं कर सकते हो। यूके में ये चीज़ नहीं है। आपके पीसे में जो भी मार्क्स हों उनको उससे फ़र्क नहीं होता। उनको बेसिकली चाहिए सी टाइम। आपको चाहिए 36 मंथ्स का सी टाइम टोटल यूके में एग्ज़ाम्स करने के लिए। तो अगर आपके पास 36 मंथ्स का सी टाइम है तो फिर आप यूके में एग्ज़ाम्स के लिए जा सकते। सो बेसिकली आपको एज ए ओएस और एज ए एबी आपके पास में टोटल 36 मंथ ऑफ सी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है यूके में सेकंड मेट का एग्ज़ाम्स देने के लिए आफ्टर जीपी रेटिंग। जी। और जहाँ तक बात की जाए कि कितना टाइम लगता है यूके में, तो एक पूरे प्रोसेस को, जैसे आपका 36 मंथ्स हो गए, अब आपने साइन ऑफ किया है, तो यूके में जो बैच होते हैं वो एक साल में 3 बैच होते हैं। जनवरी, अप्रैल और सितंबर, ये 3 बैच होते हैं वहाँ के। और हर एक बैच को ख़त्म होने में अप्रॉक्सीमेट 11 मंथ्स लग जाते हैं। मतलब आपने जनवरी से स्टार्ट किया और जब आपके हाथ में आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह सब आ जाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप जनवरी से स्टार्ट करते हो तो नवंबर लास्ट में आपके पास आपके सारे सर्टिफिकेट्स होंगे, सारा एग्ज़ाम्स वगैरह खत्म होने के बाद। तो टोटल 11 मंथ्स लगता है पूरा कंप्लीट प्रोसीजर के लिए। तो इन 11 मंथ्स में आपका ब्रेकअप कैसा है? मतलब कि आपको क्लासेस कितने समय के लिए करनी पड़ती है? अभी जैसे आपका ब्रेकअप इस तरीके से इन्होंने किया हुआ है, जो आपका 11 मंथ्स का है, जनवरी में वहाँ पे बैच शुरू होगा, और उनका जो पहला क्वार्टर होगा जनवरी से मार्च। जनवरी से मार्च 3 मंथ्स की क्लासेस के बाद अप्रैल में एग्ज़ाम्स होंगे। उसमें इन हाउस कॉलेज एग्ज़ाम्स, आपको पहले कॉलेज एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, और वो कॉलेज एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे वो अप्रैल में होगा। फिर अप्रैल में ईस्टर की छुट्टियाँ आ जाती हैं 10 दिन की। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर शुरू होता है। जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो टोटली आपके एग्ज़ाम्स रिटन्स की प्रिपरेशन के लिए है। वो शुरू होगा आपका अप्रैल से लेके
जून तक, और फिर जुलाई में आपके रिटर्न्स एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो जुलाई में रिटर्न्स एग्ज़ाम देने के बाद में आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है। जो थर्ड सेमेस्टर है वो टोटली बेस्ड है ओरल्स के लिए और आपके बाकी इन हाउस कोर्सेज़ के लिए। तो उसको ख़त्म होने में 2 महीने लगते हैं। तो आप जैसे अगस्त में शुरू किया था, अगस्त सितंबर आपका इन हाउस कोर्सेज़ ख़त्म होने में लग गए। अब अक्टूबर और नवंबर का टाइम आपके पास 2 महीने का बचा, जिसमें आप अपने ओरल्स देंगे, ओरल्स की डेट्स बुक करेंगे, ओरल एग्ज़ाम ख़त्म करेंगे। एक बार आपका ओरल्स क्लियर हो गए, उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे फॉर योर COC, और COC को आने में 15 से 20 दिन लगते हैं। तो सारा सब कुछ कलेक्ट करके ये एक राउंड ऑफ 11 मंथ्स का बनता है। ओके, सो अभी स्टूडेंट लोग का और एक क्वेश्चन था कि ये जो रिटर्न्स होते हैं ये हमारे इंडिया में जैसे ऑल ओवर इंडिया MMD में होता है, ये क्या इंटरनल कॉलेज वाले रिटर्न्स होते हैं कि वो कहीं उनके MMD में या फिर UK MCA में जाके एग्ज़ाम्स देना पड़ता है? जैसे इंडिया में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में जाना होता है, जो ऑल ओवर इंडिया के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, वैसे ही यूके में भी है। यूके में जो कॉलेज है, कॉलेज जो मेन कॉलेजेस हैं उनके अपने सेंटर्स हैं, आपको वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे MCA के अपने इंस्ट्रक्टर्स और अपने एग्ज़ामिनर्स आएंगे उस एग्ज़ाम्स में आपकी चेकिंग की। और जो आपकी शीट्स चेक होती हैं, जैसे इंडिया में एक्सटर्नल सर्वेयर्स चेक करते हैं, वैसे ही यूके में MCA सर्वेयर्स ही आपकी एग्ज़ाम्स कॉपीज चेक करेगी। और ओरल एग्ज़ाम्स क्या ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है? अभी कोविड के बाद से ये ऑनलाइन शुरू हो गया है। पहले कोविड से पहले ऑफलाइन था, फेस टू फेस था, लेकिन अभी कोविड के बाद से ये ऑनलाइन शुरू हो गया है। और ऑनलाइन में भी उनके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, अपने रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तभी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा 11 महीना का जर्नी है GP रेटिंग से सेकेंड बनने के लिए, जो बीच का 11 महीना का ड्यूरेशन है, ये 11 महीना आपको UK में ही रहना है कि आप इंडिया में हाफ और UK में हाफ ऐसा भी कर सकते हैं? देखिए, अभी जो पहले फेस टू फेस कोविड के पहले का टाइम था, वहाँ पे हम 11 महीने यूके में रहते थे। अभी यूके के बाद कोविड के बाद से अभी चेंजेस आ गए हैं। अभी कुछ कॉलेजेस ने इंडिया के कॉलेजेस के साथ में कोलैबोरेशन किया है, जिसमें आ गया है कि 3 मंथ्स इंडिया में और 6 मंथ्स यूके में। चलिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। 3 मंथ्स इंडिया में आपको, 3 महीना UK में आपको कोर्स करना है, 6 मंथ का कोर्स। तो उसमें क्या होगा, आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि यूके में सबसे बड़ा खर्चा है रहने और आपकी वीज़ा की फ़ीस। क्योंकि अगर आप 11 महीने के लिए जाते हैं तो आपका जो वीज़ा फ़ीस है वही अब तकरीबन 80 to 85,000 पड़ती है आपको। और अगर आप 6 मंथ्स के वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपकी फ़ीस है 10,000। आप मार्जिन समझ सकते हो कि कहाँ से क्या मार्जिन आ रहा है। तो ये जो आपने 11 महीना का कोर्स किया, उस 11 महीना में आपके लगभग कितने एक्सपेंस हो गए UK में? अगर आप टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप अपना एक बजट बना के चलें, अप्रॉक्सीमेट आपके 13 to 14 लाख तो खर्च होंगे। ये एक टोटल बजट है। लेकिन अगर आप 11 महीने का पूरा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक बेनिफिट होता है कि आपको वर्क वीज़ा मिल जाते हैं। आपके अपने ही वीज़ा में वर्क वीज़ा इंक्लूड होता है, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है पार्ट टाइम जॉब करने का। वो आप पे डिपेंड करता है आप पार्ट टाइम जॉब करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछें तो हम लोग पार्ट टाइम जॉब इसलिए करते थे कि ताकि हमारा रहने का और खाने के एक्सपेंसेस निकला। उससे आपको जो आपकी कॉस्ट है, जो आप 14 लाख लगा रहे हो, उसमें से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे रहने खाने का आप अपने पार्ट टाइम जॉब से निकाल। ओके, सो ये वर्क वीज़ा भी मिलता है हमें, लेकिन हम लोग इस बारे में, वर्क के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक हम लोग सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे कि अगर आप UK में कोर्स करने चाहते हैं तो आप वहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, कितनी आपको वेजेस मिलती है, क्या आवरली रेट है वहाँ पे पेमेंट का, और कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि नहीं इंडियंस को वहाँ पे काम करने के लिए,
कम्युनिकेशन में आपको क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है, ये सब चीज़ें पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग स्टिक रहते हैं सिर्फ एग्ज़ामिनेशन पार्ट में कि आप जीपी रेटिंग से जीपी रेटिंग एबी से ऑफिसर कैसे बनेंगे। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अगर आप यूके में एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो यूके का एक रूल है कि आपको एक इंग्लिश एग्ज़ाम पास करना होता है आइलेट्स का, क्योंकि अगर आप आइलेट्स क्लियर नहीं करोगे तो आपको वीज़ा के लिए लेटर नहीं मिलेगा। कोई कॉलेज आपको क्या कहते हैं वीज़ा लेटर नहीं दे सकता जब तक आपको आइलेट्स नहीं कर। तो ये आइलेट्स के एग्ज़ाम्स क्या टफ़ होते हैं कि एवरेज होता है? आइलेट्स एग्ज़ाम नॉर्मल है, बस बेसिकली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आइलेट्स के लिए मैं आपको पूरा बता सकता हूँ कि उसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो हम लोग एक और वीडियो फिर बनाने वाले हैं आइलेट्स के लिए कि आइलेट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ओके, सो गाइस हमारे साथ में बने रहे, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और फिर अगर आप इंडिया से करना चाहते हो तो इंडिया से भी सेम प्रोसेस है 36 मंथ्स का, बट वहाँ पर एक ग्लिच आता है आपका कि आपके +2 में परसेंटेज कितने हैं। अगर आपके +2 में आपके पीसीएम में 60% हैं तो आप सेकंड मिड का जो आपकी जर्नी है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। और अगर आपके पीसीएम में 60% नहीं है तो आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इंडिया। उसके 2 अलग स्टेप्स हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि कोई जीपी रेटिंग किया हुआ है, उसकी 30 मंथ्स एक्सपीरियंस है, बट उसका बजट नहीं है यूके में जाके एग्ज़ाम्स देने का, वो इंडिया से करना चाहता है, वो थोड़ा हार्ड स्टेप लेना चाहता है, तो क्या प्रोसेस रहेगा उसके लिए? मान लीजिए उसका 50% 40%, क्योंकि जीपी रेटिंग में एडमिशन के लिए 40% चाहिए। मान लीजिए वो 40% के बेसिस पे उसने एडमिशन लिया। हाँ, अभी जिन्होंने 40% के बेसिस पे लिया है और वो इंडिया से करना चाहते हैं, जर्नी थोड़ी सी लंबी है। क्यों? क्योंकि आपको 2 बार एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। अगर आपके पास पीसीएम नहीं है, आपको 36 मंथ्स का सी टाइम आपको पहले कंप्लीट करना है, जो आपको यूके में भी करना है, तो सी टाइम आपका दोनों तरफ सेम है। सी टाइम की बात खत्म हो जाती है। अब इंडिया में कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पहले एनसीवी करना पड़ेगा, नियर कोस्टल वॉच। उसके एग्ज़ाम्स करने पड़ेंगे। उसकी क्लासेस 4.5 महीने की होगी। 4.5 महीने की क्लासेस हैं। उसके बाद आप रिटन एग्ज़ाम दोगे। और इंडिया में जो होता है, इंडिया में सारे एग्ज़ाम्स एमएमडी में होते हैं। वहाँ पे इन हाउस, जैसे यूके में कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं तो कॉलेज एग्ज़ाम्स नहीं होते। आपके सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स एमएमडी में होंगे। तो आपको टोटल 6 एग्ज़ाम देने हैं वहाँ पे, आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से। फिर उसके बाद जब आप अपने रिटर्न्स क्लियर करोगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट कोर्सेज कर सकते हो, जैसे आपका जीएमडीएसएस और दूसरे कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज जो आपको ओरल्स के लिए चाहिए। तो अगर आपके पास पीसीएम में 60% नहीं है तो आपको पहले अपना रिटर्न क्लियर करना है, फिर उसके बाद आपको अपना जीएमडीएसएस देना है, इन हाउस कोर्सेज करने हैं, और तब आप अपने एनसीवी ओरल्स दे सकते हो। और एक बार आपका ये एनसीवी ओरल्स ख़त्म हो गए, उसके बाद आपको एक 6 महीने की सील करनी होगी नियरेस्ट कोस्टल वॉयजेस में, और फिर आप सेकंड मिड के लिए जा सकते हो फॉर एफजी। एक पैटर्न ये। एक दूसरा पैटर्न और आता है, अगर आपके पास में पीसीएम में 60% है और आपने जीपी रेटिंग करी है तो भी आपको 36 मंथ्स ही चाहिए। और उसमें आपको क्या करना होगा, आप पहले एनसीवी करोगे, एनसीवी के रिटर्न्स क्लियर करोगे, फिर 2 महीने का आपका प्रिपरेशन कोर्स होता है जो आपके सेकंड मिड अपग्रेडेशन के लिए वो करवाते हैं, जिसमें आप बेसिकली वो आपको पीसीएम पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। देखिए आपके पास 60% नहीं है पीसीएम में तो ये 2 महीने का कोर्स आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फिर आप अपनी सेकंड मिड की क्लासेस करोगे और फिर आपको सेकंड मिड के एग्जाम्स देने, तो इसमें आपको 2 बार रिटर्न्स देने हैं। ये प्रोसेस। तो जो फर्स्ट स्टेप बताया आपने कि एनसीबी क्लियर करके 6 महीना का एनसीबी उसको करना पड़ेगा, तो ये क्या नियर कोस्टल वॉयज में सेलिंग करना एक्सपीरियंस कंपलसरी है? क्या वो एफजी वेसल में वो 6 महीना नहीं कर सकता है?
सर वो नहीं कर सकता क्योंकि जो एनसीबी है उसका फुल फॉर्म ही हो जाता है नीडल कोस्टल वॉयड्स। ओके, जो उसका वो जो टिकट मिलेगा, जो लाइसेंस होगा वो आपका नीडल कोस्टल वॉयजेस के लिए ही एप्लीकेबल। तो जो ये 6 महीना का नियर पोस्टल वॉयज में ये सेलिंग करेगा, ये किस रैंक में करना कम चाहिए? ये सेम जैसे आप सेकंड में यहाँ करना है नहीं को, जैसे सी जिन ए बी में मारना है वो नहीं वैसे हम एफ जी में थर्ड ऑफिसर में सेल करते हैं, वैसे हम एन सी बी में भी ऐसा थर्ड ऑफिसर ही सेल करेंगे। अच्छा, सेम है, बस आपका वॉयज आपकी कोस्टल वॉयज। तो फिर ये 6 महीना के बाद में फिर हम वापस आएंगे और फिर हम एफजी का फंक्शन क्लास करेंगे, प्लस फिर उसके बाद रिटर्न्स करेंगे और फिर ओरल्स करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो बेस्ट यही है कि आप यूके से जाके करें अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है। आप जब जीपी रेटिंग में सेलिंग कर रहे हैं तो आप पैसा एक्यूमुलेट करें और यूके में जाके एग्ज़ाम्स दे, वो आपका टाइम सेविंग का भी होगा। अगर आप कंपेयर करें इंडिया और यूके में, तो इंडिया में आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, यूके में आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है। बट आप यूके में जल्दी थर्ड मेट बन जाएंगे, तो जल्दी बन के आप वो पैसा को जल्दी रिकवर कर लेंगे। इसीलिए हमारा तो यही सजेशन है कि अगर आप जीबी रेटिंग से ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप यूके के कॉलेजेस को अप्रोच करें, यूके में एग्ज़ाम दें और अपना सीओसी निकालें। जी, क्योंकि यूके में क्या है, जो आपकी जो चीज़ें हैं वो एक बार में ख़त्म हो जाएगी और इंडिया में क्या है, आपको ब्रेक कर के जैसे आप पहले रिटर्न्स निकालोगे, फिर आप ओरल्स ओरल्स कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद आपको एक सेल करनी है और फिर उसके बाद फिर आप वापस सबमिट के लिए आओगे। तो ये बीच में काफ़ी ब्रेक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे रियल प्रॉब्लम तब आएगा जब आप एनसीबी का एग्ज़ाम्स निकालें और आप एनसीबी के जहाज ज्वाइन करना चाहते हैं, बट एनसीबी के जहाज आपको मिल रहे नहीं मिल रहे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में आपको काफ़ी लॉस हो। ये स्ट्रगल आपको बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अब जैसे आप एनसीबी के किसी भी जहाज़ पे जाओगे तो आप हमेशा ये रहता है कि आपको एफजी का एक्सपीरियंस है, एनसीबी का नहीं है, और आप फिर वहाँ पे एडजस्ट करने में भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप बड़े जहाज़ों में कर रहे हो, फिर छोटे जहाज़ में एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका डाउट्स क्लियर हुआ होगा। सो इन समरी हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यूके अप्रोच करें। करेक्ट जी? ठीक है, यस, थैंक यू।